तो स्वागत है आपका मैगी शो में। तो मैं एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी में हमारे हीरो मिस्टर लू से मिल लेते हैं, जो कि मिस सेन से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि डिवोर्स लेने के लिए तुमने अपने आप को खिड़की से कूदाने का फैसला कर लिया। वो आंखें खोलती है, बोलती है मैं कहाँ हूँ। वो बोलता है कि तुमने सुसाइड करने का कोशिश किया था सिर्फ डिवोर्स के लिए, तो अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, अब तुम आज़ाद हो। इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। सेन उठती है तो उसे याद आता है कि वो तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और नॉवल भी पढ़ रही थी, और समझ जाती है कि वो टाइम ट्रैवल कर गई है, मतलब कि वो नॉवल में घुस गई है। और उसे पता चलता है कि मिस्टर लू जैसा हैंडसम सा आदमी, इतना रिच आदमी, आज वो उसको डिवोर्स दे दिया। अब वो परेशान होती है। सबसे पहले जाती है, कपड़े चेंज करती है और अपना फेस धुलती है। फिर कबर्ड से कुछ अपने लिए कपड़ा सेलेक्ट करती है। तो नौकरानी होती है, वो भी देख के हैरान रह जाती हैं कि मैडम तो आज काफ़ी बदल गई हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा अगली थी और आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और देखता हमारा हीरो भी रह जाता है। वह सोचती है कि मिस्टर लू के पैर उसकी वजह से ही लंगड़े हुए थे। अगर मिस्टर लू उस दिन उसे आग में बचाने ना आता तो ये हालत उसकी होती। और याद करते कि कैसे मिस्टर लू ने एक बड़ी सी लकड़ी को रोक रखा था और मुझे जाने के लिए कहा था कि फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। और उसने जाते जाते मिस्टर लू को धक्का भी दिया था, जिससे वो बारीक सी लकड़ी उसके पैर में गिर गया, उसके पैर लंगड़े हो गए। वो भी सोचता है मिस्टर लू कि उसकी जो वाइफ है आज खूबसूरत लग रही है। वो बोलती है जितना मैंने तुमसे पैसा लिया है मैं तुम्हें डबल पे करूँगी और तुम्हारे पैर ठीक करने में तुम्हारी मदद करूँगी। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिवोर्स हो गया, तुमने जितने भी मेरे पैसे उड़ाए हैं बस उन्हें दे दो, बाकी तुम अपना शांति से अपने घर वापस चली जाओ। और उसे ऐसा करने के लिए कहता है और साथ साथ बोलता है कि मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और अब तुम्हें मेरे साथ कोई नया गेम खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अपने हेल्पर को बोलता है कि जाओ मैडम सेन को ये लिस्ट पकड़ा दो कि इस लिस्ट में क्या है। वो बोलती है मेरी बात का बुरा मत मानना, और बोलती है कि लिस्ट किस चीज़ की। और जैसे ही लिस्ट को देखती है वो तो हैरान रह जाती है कि उसने इतना सारा खर्चा किया है, और खर्चा किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अपने उसी बॉयफ्रेंड के ऊपर किया होता है। हेल्पर बताता है कि पूरे पूरे 1 बिलियन का आपने खर्चा किया। वो कहती है 1 बिलियन, और वो परेशान हो जाती है। फिर बोलती चिंता मत करो, मैं इस पैसे को दे दूँगी। नौकरानी से पता चलता है कि मिस्टर झांग नाम का आदमी इंतज़ार कर रहा है। वो कहती है अच्छा हुआ एकदम सही टाइम पे आया है। इधर मिस्टर लू जानना चाह रहे थे कि झांग नाम का बंदा कौन है। नौकरानी बोलती है वही आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड, और कौन मिस्टर लू। वो जानबूझ के ऐसा मिस्टर लू के सामने बोल रही होती है कि मिस्टर लू उसे पसंद करने लगे। वो बाहर जाती है, सोचते हैं मिस्टर लू जैसा इतना अच्छा आदमी को छोड़ के झांग जैसे घटिया आदमी को पसंद कर रही थी, वो बहुत ही पागल है। मिस्टर झांग बोलता देखो अगर तुम मेरे साथ मेरे करीब आना चाहती हो तो 20 करोड़ रुपए दो, 4 लग्जरिया गाड़ी दो, स्पोर्ट कार दो, बंगला दो, विला दो। वो कहती है हाँ तुम सच में एक कुत्ते की पूंछ हो, जो कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। और बोलती है मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया है, मेरे घर वाले अब मुझे घर में रखने नहीं वाले, तो मैंने तुम पे जितना पैसा खर्च किया वो सब वापस करो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। वो बोलता है कि तुमने अपनी मर्जी से मेरे ऊपर पैसा खर्च किया था, मैं तुम्हें कोई भी पैसा देने नहीं वाला हूँ। ऐसा जो मिस्टर झांग वो हमारी हीरोइन से बोलता है। इसके बाद जो हमारी हीरोइन सेन होती है वो बहुत ही बड़े बाइजिंग सिटी के रेस्टोरेंट में जाती है। एक्चुअली वो जितना बड़ा रेस्टोरेंट होता है वो उसका ही होता है, उसी ने खोला था, लेकिन 5 साल से वो कभी भी उस रेस्टोरेंट पर नहीं गई थी। तभी कुछ लड़कियाँ के परेशान करती हैं कि तुम वैश्यन हो ना, जो कि लोगों को परेशान करती हो, तुमने बहुत सारा फालतू पैसा उड़ाया है, लेकिन अब तुम्हारा कर्मा तुम्हें हिट करेगा क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड अब तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। अब तुम क्या करोगी मिस सेन। और वो लोग वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक से कंप्लेन कर देते हैं कि सेन नाम की औरत यहाँ पे परेशानियाँ खड़ी कर रही है। वो मैनेजर देखता है कि ये तो हमारी बॉस मिस सेन है, 5 साल से कभी भी रेस्टोरेंट नहीं आई। ये सुनने के बाद तो वो चारों लड़कियाँ हैरान हो जाती हैं, और वो लोग बोलते हैं कि अगर ये यहाँ की मालकिन है तो ये रेस्टोरेंट उसका हुआ। फिर वो बोलती है कि हमारे इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा हुआ है, तो पता चलता है 5 बिलियन। वो सोचते हैं कि इतना पैसा काफ़ी होगा मिस्टर लू के पैसे वापस करने के लिए, और उस चेक को देख के काफ़ी खुश होती है। अब वो घर जाती है तो हेल्पर ने उसका बैग पहले ही निकाल दिया होता है। वो मिस्टर लू के बारे में पूछती है तो पता चलता है मिस्टर लू तो अपनी फ़्लाइट के लिए निकल चुके होंगे। वो सैड हो जाती है और चुपचाप बैग के ऊपर बैठ जाती है और सोचते उसने इतने बुरे काम किए हैं
तो मिस्टर लू तो उसे कभी भी प्यार नहीं करने वाला। हेल्पर बोलता है कि चलिए बॉस, फ्लाइट का टाइम हो गया है, लेकिन वो चिड़चिड़ा रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है। ये देख कर उसका दूसरा हेल्पर बोलता है क्या ये मिस सन के लिए तो नहीं है? अगर आप मिस सन को इतना ही लाइक करते हो तो डिवोर्स क्यों दिया आपने? वो बोलता है क्योंकि मैं उसे कैद करके नहीं रखना चाहता था। इसके बाद वो सोचती है कि बैठने से क्या फ़ायदा, मिस्टर लू सच में उसे हेट करता है तो उसे जगह छोड़नी होगी। और आखिरी बार जब मिस्टर लू होता है वो फ्लाइट नहीं जाता बल्कि आ जाता है घर की तरफ। वो मिस्टर लू को देख के खुश होती है, बोलती है तुम बिजनेस ट्रिप पे नहीं गए? वो कहता नहीं, तुम्हें क्या हो गया, अभी भी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो बोलती है तुम्हारे पैसे रहे 1 बिलियन। वो कहता अगर तुमने पैसे दे दिए अब तो तुम पूरी तरीके से फ्री हो, तुम जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। और बोलती है मुझे भूख लगी है। और बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि मिस्टर लू के पैर एकदम ठीक होते हैं। वो उसे उठाता है। हेल्पर बोलता है बॉस, अभी अभी 1-2 महीने पहले आपके पैर ठीक हुए हैं। वो बोलता है चुप रहो। हेल्पर बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि मैडम ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, तभी वो बेहोश हो गई। वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कौन सा नया गेम खेल रही हो शेन। इधर शेन को फ़ोन आता है और उसे फ़ोन मिस झाओ की होती है कि तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड आज तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग बना रहा है, तो बढ़िया होगा कि तुम बार में मत आना, नहीं तो तुम खुद कुएं में आज गिरने वाली हो। वो कहते हैं थैंक यू झाओ, तुमने मुझे इतना बताया। इधर जो मिस्टर झांग होता है सभी लोगों को बता रहा होता है कि शेन को उसके पति ने छोड़ दिया, अब वो पूरी तरीके से कंगाल हो गई है, तो मैं तुम्हें शेन बेचने वाला हूँ, तुम लोग जितनी कीमत बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। इधर मिसेज झाओ सोच रही होती है कि झांग नाम का आदमी कितना घटिया है। फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि तुम मिसेस सन की मदद क्यों कर रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं बुरे लोगों की कभी मदद नहीं करती, मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सन इतनी भी बुरी नहीं है। इधर सन आ जाती है। उसका वही बॉयफ्रेंड बोलता है कि चलो मुझसे माफ़ी मांग लो। ये देख के झाओ हैरान होती है। मिस्टर झांग बोलता है क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ड्रिंक पी लो, लेकिन झाओ आके ड्रिंक पी लेते हो, बताते इसमें ड्रग था, तुम यहाँ पे क्यों आई? मैंने तुमको मना किया था ना यहाँ पे मत आना, ये मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं झाओ परिवार की बेटी हूँ। तभी सन बोलती तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो। उन्हें अच्छा खासा धमका के भगा देती है और मिस झाओ के फ्रेंड से बोलती है कि मिस झाओ को लेके जाओ। इसके बाद उसे पीटना चालू करती है झांग कि तुमने मेरा पैसा खाया, ऊपर से तुम मेरे पर हुक्म चला रहे हो, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ये देखने के बाद झांग बोल रहा होता है कि तुम बिच गए कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। वो कहती हो ओहो मेरा कुत्ता मुझ पे ही भौंक रहा है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। वहाँ पे लॉयर आ जाता है कि आपको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लब मिस्टर लू का है और ये सब खुद ही पुलिस हैंडल कर लेगी। वो उसके बाद ड्रिंक पीना चालू कर देती है और सोचती है क्या मैं सच में इतनी गुस्सैल दिख रही थी कि मैं उसे आज पीट देती झांग को। तब तक वहाँ पे व्हील चेयर से इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर लू आ जाते हैं। वो नशे में होती है तो क्या करती है, मिस्टर लू को किस कर लेती है और अगले दिन उसके साथ नाइट स्पेंड की होती है। वो हैरान होती है कि उसने ट्रिपल आदमी के साथ ऐसा किया, उसे विश्वास नहीं होता है कि वो कितनी बुरी है। मिस्टर लू उठता है, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस सन तुम इतनी बुरी होगी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम होती जा रही हो हद से हद तक। वो समझ नहीं पाती है। इसके बाद मिस्टर लू बैठा होता है। हेल्पर बोलता है कि आपने अब क्या सोचा, आपकी वाइफ गई है बॉक्सिंग करने के लिए। अब वो मिस्टर लू के सभी गार्डों से बोल रही होती है अब मुझसे फाइट करो। वो लोग लड़की समझ कर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी की अच्छे से पिटाई कर देती है और कहती है आपसे तुम लोग मुझे बॉस खोगे क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और फाइटिंग में भी अच्छी हूँ। तब तक वो मिस्टर लू आ जाता है। मिस्टर लू से बोलती है कि तुम्हारे बॉडी गार्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे इन्हें सिखाने की ज़रूरत है। इसके बाद वो मिलवाता है कि लॉयर से मिलो, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे मिस्टर झांग से तुम्हारा पैसा वसूलने में। इधर मिस झाओ को देखती है जो कि देख रही होती है, सोच रही होती है ये लड़की कौन है, लेकिन इसका चेहरा क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फाइटर बहुत ही अच्छी है। इसने बहुत ही अच्छे से उन बदमाशों को पीटा है क्योंकि लड़की के चेहरे पे मार्क्स लगा होता है। इसके बाद हमारी हीरोइन गाड़ी पे बैठती है और सीधा जाती है मिस्टर झांग के घर। इधर जो मिस्टर झांग होता है वो तो खुशियाँ मना रहा होता है और सारी गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं झांग के घर। जो झांग की सिस्टर होती है शू यू, वो बहुत ही खुश होती है कि भाई आपकी वो गर्लफ्रेंड आ रही है, शायद वो हमें पैसा गाड़ी बंगला देगी। वो तो सच में आपके ऊपर पूरी पागल है, दीवानी है, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। वैसे भी मैंने सुना है कि उसने अपने पति से तलाक ले लिया, तलाक होने के बाद ही मैं मुश्किल से शादी कर लूँगी। उसकी माँ बोलती हाँ बेटे बस तुम उस लड़की को ऐसे ही फंसाए रखो। मिस्टर झांग बोलता चलो तुमने अच्छा किया, तुमने मुझसे माफ़ी मांगने का फैसला किया, लेकिन तुम अब इस घर से चली जाओ क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और बोलती तुम्हारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेरी हैं, मैंने वापस लेने के लिए आई हूँ। उसे दिखा देती है कि इस लिस्ट में सारी वो चीज़ें मेरी हैं और अपने गार्ड्स को बोलती है पेंटिंग चेयर
बाओ लाओ, ड्रेस ज्वेलरी सब कुछ मेरा ले आओ और उन सभी से सामान लाने को कहती है। ये देखने के बाद मिस्टर झांग बोलता है ये सब रोक दो, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बोलती तुम तो मेरे लिए कुत्ते थे, तुम भला मुझे क्यों माफ़ करोगे, बल्कि मैं तुम्हें खुद माफ़ नहीं करूँगी। और उसका ब्लैक कार्ड उसे वापस करने को बोलती है। झांग किसी से सुयू बोल रही होती है कि तुम इन चीज़ों को नहीं ले सकती। वकील बोलता है ये चीज़ें लू परिवार से बिलोंग करती है तो लू परिवार में ही जाएगी, अगर तुमने सही तरीके से सब कुछ वापस ना किया तो तुम पर केस किया जाएगा। इसके बाद वो बोलती है इन सामान को बेच दो क्योंकि मैं इस घटिया सामान को अब यूज़ नहीं करूँगी। और इसके बाद वो लोग अपना काम ख़त्म करके वापस जाते हैं। वो घर आती है, मेर बताती है कि मिस्टर लूना तो आपको डिवोर्स दे दिया तो तुम्हें ऐसे चले जाना चाहिए। वो गुस्साती है कि तुम नौकर होकर मुझसे ज़ुबान लड़ा रही हो और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो चिल्लाती रह जाती है कि मिस्टर लू मुझे पसंद करते हैं। इधर मिस्टर लू उसके घर से छुड़वा देता है। वो कहती है ठीक है, मिस्टर लू से सब ये बोल देना कि वो सब झांग के लिए सब नहीं कर रही थी। इधर झांग उसके घर में आ जाता है और उसके माँ बाप को दिखा रहा होता है कि तुम्हारी बेटी मेरे प्यार में पूरी पागल हो चुकी है और उसने अपने पति को डिवोर्स सिर्फ मेरे लिए दिया है। ये सुनने के बाद उसके माँ बाप तो हार्ट अटैक में आ जाते हैं और वह बोल रहा होता है कि अपनी बेटी का सारा पैसा मुझे दे दो। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आ जाती, बोलती तुम्हें इतना धमकाया लेकिन तुम माने नहीं और कहती है कि तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और वो पुलिस को भी बुला लेती है तो पुलिस आती है और मिस्टर झांग को जेल में डालने का फैसला करती है, साथ साथ उस लड़की को भी। इधर वो अपने माँ बाप के सामने घुटने टेकती है और माफ़ी मांगती है कि मैंने जो भी आज तक गलती की है मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मिस्टर लू ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया। उसके माँ बाप कहते हैं अगर डिवोर्स दे दिया है तो हमेशा के लिए घर से चली जाओ, तुम इस घर में तभी वापस आ सकती हो जब तुम्हारा दोबारा शादी होगा मिस्टर लू के साथ। मिस्टर लू बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है कि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँ। ये सुनने के बाद उसे गुस्से में धक्का दे देता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया, अब अपने माँ बाप के लिए मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्या टॉय वॉय समझ रखा है क्या, कि जब तुम्हारा मन भर गया तब तुमने मुझे उठा के फेंक दिया। अब बोलता है कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। और वो काफ़ी बुरे से बोल देता है मिस सेन को। हेल्पर को बुला जाओ और कहता अगर मैं दोबारा शादी मिस सन से कर लूँ तो क्या होगा। इधर हम मिस सन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो झाओ को बुलाती है। अब जो मिस सन और झाओ की जो दोस्ती होती है वो काफ़ी अच्छी बन गई होती है और झाओ को सब कुछ बता रही होती है। झाओ बोलती चुप रहो, खुले हम सारी बातें मत करो, और उसे अच्छा खासा दारू पिला के मिस्टर लू के सामने भेज देते हो। कहती मिस्टर लू देखिए आपकी वाइफ काफ़ी नशे में, मैंने ऐसे घर छोड़ दिया, अब आप इसका ख्याल रखना। और इसके बाद झाओ वहाँ से खिसक लेती है। अब जो हमारी हीरोइन होती बोलती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, इसमें क्या दिक्कत है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो आराम से उसके बेड पर लिटा देता और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे हमेशा सताती रही, अब देखो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। अगले दिन उठती है और सोचती है कि उसका मेकअप अजीब क्यों लग रहा, और याद करती है कि उसने कैसे मिस्टर लू के सामने उसे परेशान किया था। और वो अपने आप में काफ़ी शाय फील करती है कि वह कैसे कर सकती है, वो कैसे उसके सामने जोकर वाली हरकतें कर सकती है। और ये सारी हरकतें असिस्टेंट बॉडी गार्ड्स भी देख रहे होते हैं। वो इतने नशे में धुत हो गई होती है कि वो कहीं पे भी मिस्टर लू को, पुतले तक को भी मिस्टर लू समझ रही होती है, स्टैचू को भी मिस्टर लू समझ के उससे बोल रही होती है कि दोबारा शादी कर लो। वो तो सारी चीज़ों को याद करके परेशान हो जाती है और सोचती है वो ऐसा कैसे कर सकती है। हेल्पर बोलता है कि मिस सेन चलिए खाना खा लीजिए, चल के ब्रेकफास्ट लग गया है। वो कहती है हाँ मैं आती हूँ नीचे, और अपना चेहरा देखती है, फिर फैसला करती है कि वो मिस्टर लू से बोल देगी कि उसे कुछ काम है और वो खिसक जाएगी। इधर वो बोलती है कि मिस्टर लू मुझे कुछ काम है तो मैं पहले ही निकलती हूँ। अब यहाँ पे इस कहानी के नए विलन से मिलते हैं जिसका नाम ली होता है। वो बोलते हैं तुम यहाँ पे क्यों, वो बोलती है मैं नहीं तो यहाँ पे तुम होगी, वैसे भी हमारा डिवोर्स हुआ है, हम चाहे तो दोबारा शादी कर सकते हैं। मिस्टर लू बोलता है अपनी रिस्पेक्ट करो। मिस ली बोलती है अब तुमने इतना सब कुछ मिस्टर लू से डिवोर्स के लिए क्या, तो अभी नया खेल कौन सा है। मिस्टर लू उन दोनों को ही भगा देता है कि अभी जाओ यहाँ से। अब वो जा रही होती है, वो लड़की बोलती है डिवोर्स लेने के बाद तुम मिस्टर लू के घर पे क्या कर रही हो, और उसे उसी नाम से बुलाती है, जिससे देख के उसे समझ में आ जाता है कि 007 इसका मतलब है कि ये भी मेरे साथ टाइम ट्रैवल करके आई है, मतलब कि ये भी इस नावल में आ चुकी है। और हैरान होती है कि पक्का ये इस कहानी की विलन होगी।
वैसे बोलती कि तुम उसके घर पे क्या कर रही हो। वो बोलती है, उसे झूठ बोल देती है, ये सब तो मैं फ़न के लिए कर रही थी, मज़े के लिए, मैं मिस्टर जांग से ही प्यार करती हूँ। वो सोचती तब तो बहुत ही अच्छा है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके मिस्टर लू से दूर हो जाओ। उसे ऐसा वो बोलती है। इधर जो हेल्पर होता है वो मिस सेन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और मिस ली को पैरों से चलने के लिए बोलता है कि धीमे धीमे चल के खुद ही पहुँच जाना। ये देख के मिस ली सोचती मेरा भी दिन आएगा। अब सेन घर जाती है तभी वो मिलती है जांग की सिस्टर सुई से बताती है कि अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सन परिवार से निकाल दिया और सन परिवार की बेटी में मुझे गोद ले लिया है। और वो माम माम करके चिल्ला रही होती है, लेकिन वो लोग उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे होते हैं। वो बोल रही होती है कि मैं तुम लोगों की सन परिवार की बेटी बन चुकी हूँ। बोलती क्या तुम पागल हो, हमने बस तुम्हें गोद लिया है, हमारी रियल बेटी शेन है। वो अपने डैड से बताती है कि मिस्टर लो उससे शादी नहीं करेगा। डैड बोलते फिर ठीक है तुम भी घर से निकल जाओ। पीछे से मिस्टर लो भी आ जाता है तो वो लड़की पागल ही हो जाती है कि मेरा शादी मिस्टर लो से करा दो। मिस्टर लो अब उसे कार में लेके जाता है। वो उसे बोलते है कि तुम तो मुझसे शादी करने से तैयार नहीं थे। वो बोलता है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर बोलता है कि मुझे एक पार्टी में जाना है तो तुम घर पे अच्छे से रहना। वो सब बोलती ठीक है। वो बोलता ठीक है बाय मिसेस लू। अब वो कॉफ़ी पी रही होती है तो जाओ उसे फिर से फ़ोन करके बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मिस्टर लू को कंपनी से निकालने की कोशिश किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके पैर ठीक नहीं है। अब इधर लोग शेयर होल्डर्स बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पैर ख़राब हो चुके हैं, तुम चल नहीं सकते, इसका फ़र्क कंपनी में पड़ रहा है तो तुम्हें हम कंपनी से निकाल रहे हैं। और सभी लोगों से बातचीत चल रही होती है तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। वो बोलती है कि तुम लोग मेरे हस्बैंड को निकाल नहीं सकते हो। जहाँ पे मिस ली बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड के पैर खराब है और कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है, कंपनी में घाटा हुआ है और इस चक्कर में 1 बिलियन का घाटा हुआ है। उसका हेल्पर बोलता है आप सभी को क्यों नहीं बता देते बॉस कि आपके पैर ठीक है। वो बोलता है अभी चुप रहो। अपने हेल्पर से बोलता है। मिस जॉब बोलती है कि मैं मिस सन की तरफ से उन्हें 200 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। वो झाओ को थैंक यू बोलती है। सभी लोग एक एक करके मिस्टर लू की मिस सन की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो बहुत ही खुश होती है कि सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं। अब मिस ली का पूरा प्लान ख़राब हो जाता है क्योंकि मिस लिन का प्लान ये था कि कोई भी मिस्टर लू का सपोर्ट नहीं करेगा, वो मिस्टर लू का सपोर्ट करेगी, फिर उसे शादी करने का प्लान बनाएगी, लेकिन उसका पूरा प्लान मिशन ख़राब कर देती है। वो सभी को थैंक यू बोलती है कि हमारे साथ काम करने के लिए। सभी लोग तारीफ़ करते हैं कि आप जब से छोटी थी तब से आपकी फैमिली ने और आपने बहुत ही अच्छा बिजनेस चलाया जिसकी वजह से आम लोगों को तो फ़ायदा हुआ ही, साथ में हम लोगों को भी हुआ। इधर वो मिस सन को पकड़ के बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम मिस्टर लू से दूर हो जाओ क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। तो बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि मिस ली तुमने भी मेरे साथ टाइम ट्रैवल किया है, तुम भी इस किताब में फंस गई हो। मिस ली बोलती है तो तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया तो मुझे तुमसे कुछ छिपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोलती है कि वो जैसे ही मुझे पेंडेंट मिल जाएगा मिस्टर लू से शादी करने के बाद तब मैं इस दुनिया में अमर हो जाऊंगी, मैं भगवान बन जाऊंगी और मैं सब पे हुक्म चलाऊंगी। और उसके बाद वो चिपकने के लिए मिस्टर लू की सेक्रेटरी बन जाती है और उसे चिढ़ाते हुए बोल रही होती है मिस सन से कि मैं अब मिस्टर लू के साथ दिन भर काम करती हूँ क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, मुझे उसके साथ दिन भर रहना पड़ेगा। और अब बोलती है कि मैं तो यहाँ पे इस घर में फ़ाइल लेने के लिए आई थी। वो भी हेल्पर से बोलती है कि तुम मेरे लिए एक रिज्यूम तैयार करो, जिस कंपनी में ये काम कर रही है उसी कंपनी में मैं भी काम करूँगी। और चली जाती है रिज्यूम लेके, उसे हायर कर लिया जाता है लू ग्रुप में। अब जैसे ये बात ली को पता चलती है कि काम करने के लिए सेन आ रही है तो अपने नौकर को बोलती है कि कुछ भी हो जाए इसे काम पे मत रखना, इसे निकालने का ऑर्डर दे दो। बंदा बोलता है कि हमने मिशन को हायर कर लिया है लू ग्रुप के हिसाब से, एकदम ठीक है। इधर मिस्टर लू के हेल्पर से पता चलता है कि वाइफ कंपनी में आई लेकिन वो काफ़ी परेशानी में दिख रही है। वो बोलता है कैसी परेशानी। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि आपने साफ साफ साइड पे डाल रखा है कि आपको असिस्टेंट के हेल्पर की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ पे रिज्यूम लेके आई हूँ। लेकिन वो बोलता है नहीं अब ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो बोलती क्या मतलब है इसका तभी पर मिस्टर लू आ जाता है कि यहाँ पे सब क्या तमाशा चल रहा है।
तो वहाँ पे ली बताती है कि उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ रहा था, तो उसने अपने हेल्पर के लिए साइड पे एम्प्लॉय की ज़रूरत बोली थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो अकेली सारा काम हैंडल कर सकती है। ये सुनने के बाद मिस सेन बोलती है कि तुम्हें पता चल गया ना कि मैं आने वाली हूँ, तभी तुम्हें हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही समझ चुकी हूँ, तुम अभी भी मेरे सामने कोई ड्रामा खेलना चाहती हो ली। अब इसके बाद मिस्टर लू फैसला करता है कि वो अपनी वाइफ को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाएगा। ये देखने के बाद तो ली तो जल जाती है। वो बोलती है लेकिन ऐसे कंपनी में कोई भी पोस्ट नहीं है। वो बोलता है मैं कंपनी का मालिक हूँ, पोस्ट हो या ना हो, अगर मैं चाहता हूँ तो इस पोस्ट को तैयार करो। अब वो बैठी होती है आराम से, बोल रही होती है कि मुझे कुछ काम दो, तो उसे चाय की पत्ती गिनने का काम दे दिया जाता है। वो बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो मिस्टर लू? वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद उसे बहुत सारे चाय के ब्रांड्स दिए जाते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम ज़रा चाय के पी को देखो, अगर तुम्हें जो भी चाय ठीक लगे मैं उसी ब्रांड के साथ काम करूँगा। वो कहती ठीक है। इधर जो ली होती है वो अच्छे से ड्रेस पहन के आ जाती है, बोलती बॉस आपने मुझे 5 फाइल दी थी ना, मैंने सब कुछ कर लिया। वो उसे बोलता चलो 10 फाइल ये भी कंप्लीट करके लाओ। वो बोलती है 5 फाइल करने में मुझे 10 घंटे लगे और आपने मुझे 10 फाइल दे दी है। वो बोलता है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, कंपनी तुम्हें हेल्पर दे रही थी लेकिन तुमने साफ मना कर दिया, तब तुम्हें सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। वो चिढ़ जाती है कि मिस सेन बैठी है फ्री, आप उसे क्यों नहीं बोलते कि वो मेरी मदद करे। मिस सेन बोल देती है कि मैं अपना काम खुद कर रही हूँ और जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने को आई थी तब तुम्ही ने मना कर दिया। इसके बाद वो बोलती है मिस्टर लू मैंने ये टी सेलेक्ट कर लिया और गलती से वो टी उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि ली की एंट्री हो जाती है, जिसे देख के मिस्टर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि निकल जाओ। ये सब देख के वो एक नया प्लान बनाती है कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। तो वो लू की मॉम के पास जाती है, बताती है कि लू की हालत मिस सेन की वजह से ख़राब हुई है, बेहतर होगा कि आप मिस सेन का लू का डिवोर्स करा दें। इधर वो बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो बोलता है कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझसे हेल्प ज़रूर मांगना। इधर मॉम बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के पैर ख़राब हो गए, अगर वो तुम्हें आग में बचाने के लिए ना आता तो उसके पैर ठीक होते। लेकिन वो बोलती है कि वो मुझे खुद बचाने आया था, मैंने उससे कहा नहीं था। मॉम बोलती चलो वो बात अलग है, लेकिन तुम वैसे भी तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है, तुम हर किसी को परेशान करती हो। पहले मैं तुम्हें पसंद किया करती थी तभी मैंने तुम्हारा शादी अपने बेटे के साथ करवाया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है और वो ये भी समझ जाती है कि पक्का इन सब में सेक्रेटरी ली का ही हाथ होगा, उसी ने जानबूझ के लू की मॉम को भड़काया। इधर सेक्रेटरी ली को देखते हैं जो कि लू की बहन को परेशान कर रही होती है, क्योंकि लू की बहन गूंगी होती है और लू की बहन सारी सच जानती थी सेक्रेटरी ली के बारे में, तो उसे चुप कराने के लिए दूर कहीं लेके जाती है, उसे पीटी होती है, थप्पड़ वगैरह मार रही होती है और उसे पानी में डुबोने जा रही होती है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है जो कि सेक्रेटरी ली को धक्का देती है और कहती है तुम कितनी बुरी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी लू की बहन को परेशान करने की। वो बोलती है तुम कमीनी कहीं की हर जगह आ जाती हो, मैं तुम्हें बता दूँ इस नावल की रानी हूँ मैं और मैं इस नावल की गॉड बन जाऊँगी, बस मुझे वो पेंडेंट मिलने दो और मिस्टर लू से शादी होने दो। उसके बाद वो सेक्रेटरी ली के बारे में पता करने को अपने हेल्पर को बोलती है कि मुझे सेक्रेटरी ली के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। फिर वो लू की सिस्टर को लेके जाती है हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट करवाती है क्योंकि वो गूंगी थी बेचारी, कुछ बोल तो पाती नहीं थी और उसकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी। और समझाते हैं कि अब तुम्हें दोबारा से कभी सेक्रेटरी ली बुली करे तो तुम मुझे बताना। अब वो घर पहुंचती है तो सेक्रेटरी ली ने अलग ही प्लान बना रखा होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने मेरी बेटी को पीटा है। वो बोलती है सासू माँ मैं आपकी बेटी को क्यों पीटूँगी। वो बोलती है अभी पता चल जाएगा और उसके पीठ में निशान देखती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम बहू हो, हम तुम्हें अपनी बेटी मानते थे और तुमने हमारी सगी बेटी को पीटा। और थप्पड़ मारने जा रही होती है अपनी बहू को। वो समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेक्रेटरी ली बोलती है निनी तुम्हारे साथ ही बाहर गई थी और निनी जब घर आई है तो उसके चोट लगी, इसका मतलब है कि तुमने उसी को पीटा है। उसका हस्बैंड लू आ जाता है, मॉम बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी बहन को पीटा है तो तुम कुछ क्यों नहीं बोलते। वो लू को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर भरोसा करने के लिए वो मिस्टर लू को बोलती है। मिस्टर लू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा करता हूँ। ये देख के तो माँ मुंह बनाने लगती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम बस अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो, कम से कम अपने बहन के लिए तो बोलो, उसे पीटा गया है। और बोलती है कि हम
अपनी बेटी के साथ कुछ भी होने नहीं दूंगी। और बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी को अभी के अभी पुलिस स्टेशन भेजूंगी। तभी जो उसकी गूंगी बेटी होती है वो बोलना चालू करती है कि नहीं नहीं, और वो सन के पास चली जाती है, जहाँ पे सन उससे बोलती है कि नहीं तुम बताओगे तुम्हें किसने पीटा था। वो बता देती है कि मुझे तुमने नहीं बल्कि सेक्रेटरी ली ने पीटा है। और इसके बाद सेक्रेटरी ली बोलती है कि ये सब प्लानिंग है, तुम लोग झूठ बोलो, भला मैं निन्नी को क्यों पीटूंगी। तभी वो एक प्रूफ दिखाया जाते हैं कि मिस्टर लू के जो पैर आग में जल के खराब हो गए थे उन सब में ही सेक्रेटरी ली का हाथ था। सेक्रेटरी ली ने जानबूझ के वहाँ पे आग लगाई थी और जानबूझ के लकड़ी का टुकड़ा जमीन पे गिराया था जिससे मिस्टर लू लंगड़ा हो जाए। ये देख के मॉम बोलती मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे घर पे एक बिच्छू रह रहा है। फिर वो अपनी बहू से माफ़ी मांगती है कि ये सब छोटी सी गलती है, इसे पे ख़त्म कर दो। अगले दिन वो अपने पति से बोल रही होती है कि मैंने शराब खरीद ली है, तुम खाना पका लो। वो भी कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद हमारी हीरोइन चल रही होती है, तभी वहाँ पे जो सेक्रेटरी ली होती है उसके ऊपर जादू करती है क्योंकि उसके पास इस नावल में शक्तियाँ होती है। और फ़ोन गिरता है और साथ में बॉटल भी गिर जाती है। वो परेशान होता है कि क्या हुआ। शन के साथ वो बोलती है शन से कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारा पूरा बॉडी कंट्रोल मेरे हाथ में है। और उसे जाके जांग को दे देती है कि तुम्हें उसके साथ जो भी करना है करो, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। जांग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पे मिस्टर लू आ जाते हैं जो कि अपनी वाइफ को कवर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। मिस्टर लू फैसला करते हैं कि वो जांग को ख़त्म कर देंगे अभी के अभी, और अपने लोगों से बोलते हैं कि इसे इतना पीटो कि इसको सब कुछ याद आ जाए जो इसने गलत किया है, और इसे हमेशा के लिए ऐसी जेल में डाल दो कि ये कभी भी बाहर ना निकल सके। मिस्टर झांग बोलता है कि ये उसका अकेले का काम नहीं है, सेक्रेटरी ली का भी काम है। तो बोलता है कि सेक्रेटरी ली को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सेक्रेटरी ली को उसके दोनों असिस्टेंट पकड़ लेते हैं और वो जेल में होती है। इधर वो अपने हस्बैंड से पेंटिंग के बारे में और पेंडेंट के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन वो उसे उठा के लेके जाता है कि चलो हम थोड़ा नाइट स्पेंड कर ले, आराम कर ले। इधर वो परेशान हो रही होती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मैं यहाँ की गॉड हूँ, मेरे पास ये ताकत है, तुम सब लोग एक नावल में हो। इधर वो समझाती है कि तुम इसी पेंडेंट को ढूंढ रही थी ना, मेरे पास ये पेंडेंट है। और किताब में ढूंढ रही होती है कि इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तभी मिस्टर लू बताता है कि उसके पास सेम टू सेम ऐसा ही पेंडेंट है जो कि उसके दादा ने मरने से पहले उसे दिया था। वो उस पेंडेंट को देखती है और जो उसके पास होता है उसे देखती है। फिर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक अजीब सी चमक आती है उसमें। इधर सेक्रेटरी को पता चल जाता है कि दरवाज़ा खुल चुका है। 5 मिनट के अंदर अगर वह दुनिया से बाहर ना गई तो वो कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाएगी और वो हमेशा के लिए इस नावल में कैद हो जाएगी। और वो चिल्ला रही होती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी हाथ की रस्सी खोलो, मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि वो समझ जाती है। और इसके बाद जो पेंडेंट होता है रोशनी करना बंद कर देता है, और मतलब कि अब वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमेशा के लिए फंस जाती है। और इधर सिर्फ प्रेग्नेंट होती है एंड ड्रामा ख़त्म होता है।